राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है रस शास्त्र चैप्टर 3। परिभाषा प्रकरण ही चल रहा है, लेकिन उसमें अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द्रावक गण, कंजली, रसपंक, पिष्टि, भावना और आवाप, निर्वाप और ढालन। ये थोड़े से टॉपिक हैं, वो हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करें द्रावण गण। द्रावण गण क्या होता है? अभी इससे पहले हमने जब मित्र पंचक पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि गुंजा, शहद और गुगलू, घ्रव और सुहागा से मित्र पंचक बनता है। लेकिन द्रावक गण में क्या होता है कि गुंजा, शहद, द्रावक गण में गुंजा, शहद, गुड़, घृत, सुहागा, गुगलू को ये माना गया है। ठीक है, क्या क्या पड़ता है? गुंजा, यही सब द्रावक गण आचार्यों ने मान लिए थे। जो मित्र पंचक था उसी को द्रावक गण भी मान लिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंजली। ठीक है, तो ये हो गया द्रावक गण। अब बात आ रही है कंजली की। तो कंजली में एक श्लोक दिया गया है, वो कुछ इस तरह है कि क्या है कि निद्रवे धातु भिन्नस्य गंधाभि। तो जो श्लोक है वो कुछ इस तरह है कि क्या निद्रवे धातु भीश्रवाद गंधादिभि पेशितः पारदाशिलक्षणतां प्राप्तिः कंजलाभो यदा जायते असो तदा नामतः कोविदेः कंजलित्युच्यते। यानी कि जो एक बार फिर श्लोक पढ़ देते। निद्रवे धातु भीष्वाद गंधादिभि पेशितः पारदाश लक्षणतात् प्रापिताः कंजलाभो यदा जायते असो तदा नामतः कोविदेः कंजलित उच्यते। क्या मतलब है कि ये रस तरन ने दिया है, क्या दिया है कि पारद को गंधक आदि उपरस द्रव्यों के साथ अथवा किसी धातु के साथ बिना द्रव्य योग के अच्छी तरह हम क्या करते हैं? मर्दन करते हैं। मर्दन का मतलब होता है पीसते हैं उसको, चिकना कर, तथा कंजल, यानी कि कंजल क्या होता है? काजल होता है। कंजल जो होता है वो काजल होता है। काजल के समान काला कर लिया जाए उसे कंजली कहते हैं। तो कंजली क्या हुआ? जो हम जब रस द्रव्य को पीसते हैं गंधक को पारद आदि उपरस द्रव्यों के साथ अथवा किसी धातु के साथ बिना द्रव्य योग यानी कि बिना लिक्विड डाले उसे अच्छी तरह उसका मर्दन करते हैं और उसको काजल यानी कि काले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, उसे कंजली कहते हैं। तो ये होता है कंजली। ठीक है, नेक्स्ट है कंजली के आगे अब हम रसपंक की बात करेंगे। ठीक है, अब रसपंक क्या होता है? रसपंक होता है पारद को गंधक आदि उपरस, पारद को गंधक आदि उपरस अथवा धातु के साथ किसी द्रव के माध्यम से अच्छी तरह मर्दन करके शिलक्षण पंक के समान। शिलक्षण पंक का मतलब हो गया है यहाँ कीचड़ के समान कर लेते हैं। क्या? पारद को गंधक आदि उपरस अथवा धातु के साथ किसी द्रव के माध्यम से अच्छी प्रकार मर्दन करके शिलक्षण पंक के समान यानी कि कीचड़ के समान हम उसे कर देते हैं। जब तक वो कीचड़ के समान गंदा सा नहीं दिखने लगता है तब तक हम उसको मर्दन करते हैं के समान बना लेंगे। उसके बाद उसको हम क्या कहेंगे? रसपंक कहेंगे। वो रसपंक होता है। तो रसपंक क्या? जब हम पारद को गंधक के साथ मिलाकर आदि उपरसों के साथ अथवा धातु के साथ किसी द्रव के माध्यम से, इसमें हम द्रव भी डालते हैं, लिक्विड हम इसमें डाल देते हैं, अच्छी तरह मर्दन करके शिलक्षण पंक के समान बना लेना, उस लेना रसपंक कहलाता है। ठीक है, तो रसपंक ये हो गया। ठीक है, रसपिष्टि। अगर हम रसपिष्टि की बात करें तो रसपिष्टि क्या होता है? रसपिष्टि जो होती है वो होती है पारद के गंधक मिलाकर दूध आदि द्रव के साथ अच्छी प्रकार मर्दन कर पिट्टी यानी कि उसकी हम पिष्टि बना लें, मतलब उसको ठोस करने के समान बचा लेना रसपिष्टिका या पारद पिष्टिका कहलाता है। देखो, पारद गंधक के साथ अभी हमने पहले कुछ भी नहीं मिलाया था कंजली में। ठीक है, उसको काजल
मर्दन करके काजल के समान बनाया था, द्रव्य नहीं डाला था। उसके बाद हमने दूसरे वाले में द्रव डाल दिया था। अब तीसरे वाले में हम दूध डाल देंगे, रसपिष्टी में हम दूध डालेंगे। उसके बाद उसका अच्छी तरह से मर्दन करेंगे। उसके बाद उसको पिटी के समान बना लेना, रसपिष्टी या पारद पिष्टी कहलाता है। तो ये हो गया रसपिष्टी या पारद पिष्टी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भावना। अगर हम भावना की बात करें तो जो भावना होती है वो किसी धातु आदि औषधि चूर्ण को जल, क्वाथ या स्वरस आदि द्रव्य पदार्थ से पीसकर सुखा लेने को भावना या भावन कहते हैं। तो किसी धातु आदि औषधि को, यानी कि इसका एक श्लोक दिया गया है, किसने दिया है? रस तरंग ने दिया है। यच्च चूर्णितस् धात्व द्रवे समपेश्य शोषणम भावना तन्मतन विज्ञे भावना चा निगद्यते, यानी कि किसी धातु आदि औषधि चूर्ण को जल, क्वाथ या स्वरस आदि द्रव्य पदार्थ से पीसकर सुखा लेने को भावना या भावन कहते हैं। अब भावना के लिए द्रव का प्रमाण, अब क्या हो, द्रव का क्या प्रमाण? चूर्ण रूप औषधि द्रव में उतना द्रव डालना चाहिए जिससे चूर्ण गीला हो सके। इतनी भावना हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो चूर्ण है वो गीला हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद भावना के लिए ये द्रव का प्रमाण हो गया। अब सुभावित एवं दुर्भावित के लक्षण। तो अब सुभावित क्या होती है? जिस चूर्ण का पोषण किया जा रहा है, भावना चूर्ण होने पर उस भावित चूर्ण की गोली बन जाए, उंगलियों के दबाने पर चपटा हो जाए तथा स्पर्श में मृदु हो, उसे सुभावित भावना जानना चाहिए। भावना कैसी होनी चाहिए? एक तो वो चूर्ण का पोषण किया जा सके, ठीक है। भावना चूर्ण होने पर उस भावित चूर्ण को गीला बन जाए, गीली हो जाए वो। उसके बाद उंगलियों से वो दबता रहे, ठीक है, चपटा हो जाए, यानी कि वो दब जाए। और स्पर्श में कैसा हो? मृदु, सॉफ्ट हो, तो वो सुभावित भावना हो जाती है। और उसकी घोली कैसी बने? ठीक बने, उसके जो किनारे हो वो फटे ना रहे, तो वो सुभावित भावना कहलाती है। लेकिन अगर यही दबाने पर जो चूर्ण है वो जो है उंगलियों से दबाने पर गोली जो है वो दबे ना, कठोर हो जाए, या स्पर्श में वो मृदु ना हो, कठोर हो या कठिन हो, खर हो, ठीक है, या जो गोली बनी है उसके जो किनारे हो वो फटे हो, तो कैसे दुर्भावित भावना हो जाती है वो, ठीक है। तो ये हो गए भावना। उसके बाद आवाप, निर्वाप और ढालन। अब आवाप क्या है, निर्वाप क्या है और ढालन क्या है? तो आवाप जो है वो ऐसा है कि आवाप का श्लोक है क्या? द्रव्य आंतर विनिक्षेपे द्रुते वंगादिके तु या क्रियते सा प्रतिवाप आवापश्च निगद्यते, यानी कि किसी धातु को पिघलाकर नाग और वंग आदि धातु को उसमें किसी अन्य द्रव्य के डालने को आवाप या प्रतिवाप कहते हैं। देखो, प्रतिवाप आवाप का पर्याय है। तो क्या हम कोई धातु लें, धातु को पिघलाकर द्रव में डालें, पिघलाकर नाग और वंग आदि को किस में डाल दें? हम किसी पिघलने वाली नाग या वंग आदि धातु को पिघलाकर उसमें हम द्रव के डालने की को आवाप कहते हैं, या इसको हम प्रवृत्तिवाप कहते हैं। हम नाग या वंग को पिघलाकर किसी द्रव्य में डाल दें। द्रव्य है, द्रव्य आधा व और या, द्रव नहीं है, द्रव्य में डालें, ठीक है। उसके बाद निर्वाप क्या होता है? इसको हम प्रतिवाप भी कहते हैं, ठीक है। अब आ गया निर्वाप। निर्वाप क्या होता है कि धातवेद क्या है? धातुविद वेदित तपत्तस्य जलादो यनी शेषचनम सा निर्वापा स्मृत श्रवापी निषेका स्नपनश्च तत्। क्या? धातु आदि को अग्नि पर रक्त तप्त, यानी कि रेड हॉट करके, हम धातु को क्या करेंगे? अब रेड हॉट करके रक्त तप करके लेते हैं, उसे जल आदि में डालने या बुझाने को निर्वाप, निषेक अथवा स्नापन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? निर्वाप कहते हैं, स्नापन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? निर्वाप, निषेक या स्नपन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें रेड हॉट करेंगे, किसी धातु को हम रेड हॉट करेंगे। रेड हॉट को करने के बाद क्या करेंगे? उसको
तब रेड हॉट करेंगे। रेड हॉट करने के बाद उसको हम जल में डालने को, बुझाने को क्या कहेंगे हम? निर्वाप कहेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ढालन, ठीक है। तो ढालन क्या होता है कि जो ढालन है वो है, ये बुक में नहीं गिवन है, जो डॉक्टर चंद्रभूषण झा ने दी है उसमें ढालन कहीं पर नहीं दिया है, लेकिन इसका श्लोक है द्रुत द्रवस्य निक्षेपो द्रवे तद ढालन मतम, यानी कि किसी भी धातु को पिघलाकर द्रव में डालना। अब हमने देखो ऊपर वाले में हमने क्या करा था कि हमने किसी भी धातु को पिघलाकर नागवंग को पिघलाकर हमने किस में डाला था? द्रव्य में डाला था, ठीक है। उसके बाद हमने निर्वाप में क्या किया था? आवाप में तो हमने ये कर दिया था, ठीक है। निर्वाप में हमने किया था किसी लोहा, तांबा, चांदी आदि धातु को अग्नि में तपाकर जल अथवा तक्र, दूध, क्वाथ आदि में डालने या बुझाने को निर्वाप निषेक स्नेपन कहा था, ठीक है। ये निर्वाप था, ठीक है। किस में डाला? उसमें भी हमने किस में डाला था? जल में या कोई भी दूध में, क्वाथ में, इसमें डाला था। लेकिन ढालन में हमने क्या करा है? किसी भी द्रव के मल को दूर करने के लिए, किसके? द्रव्य के, हम किसी भी द्रव्य के मल को, सॉरी ये शोधन है। ढालन में क्या करा है? किसी भी धातु को पिघलाकर हम किस में डाल देंगे? अब द्रव में डाल देंगे। अभी पहले द्रव्य था, फिर जल, दूध, स्वरस ये था, और अब द्रव में डाल रहे हैं, उसे ढालन कहते हैं। तो द्रव को द्रव में डालना क्या कहलाता है? ढालन कहलाता है। द्रव को द्रव में ही डालना ढालन कहलाता है, पिघलाकर, ठीक है। हम किसी भी द्रव को पहले पिघला रहे हैं, किसी धातु को पिघला रहे हैं, उसे द्रव में डाल रहे हैं, तो द्रव को द्रव में डालना ढालन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया ढालन। अब शोधन, ठीक है। तो अब शोधन की अगर हम बात करें तो शोधन क्या होता है? तो शोधन जो है वो है कि किस, इसका श्लोक है शोधन का, उदिष्टादु औषधे सार्धम क्रियते पेषणादिकम मल विच्छेते यत्तु शोधनम तदि होचयते, यानी कि किसी भी द्रव के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर, हमें कोई औषधि बताई गई है, ठीक है। क्या हम किसी भी द्रव्य में, और या द्रव्य में हमने क्या करा है? बताई गई औषधि को, जो हमें औषधि बताई गई है उसके साथ मिलाकर मर्दन, छालन, निर्वाप आदि कर्म करने को शोधन कहते हैं, ठीक है। और जो बुक में, ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन की, किसी जो औषधि बताई गई है उसके साथ मिलाकर मर्दन, छालन, निर्वाप आदि कर्म करके मल को दूर करना, उसे शोधन कहते हैं। लेकिन वो बुक में कैसे दी? किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन, छालन, निर्वाप आदि कर्म करने को क्या कहा गया है? को शोधन कहा गया है। द्रव्य के दोष निवारण की प्रक्रिया को हम शोधन कहते हैं। शोधन क्या होता है? इम्प्योरिटीज को दूर करना शोधन होता है। अब मारण, अब बात है मारण की। अभी हमने शोधन पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं मारण की। तो मारण क्या होता है कि लोह, धातु आदि द्रव्यों को वनस्पति के स्वरस आदि से मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा हम क्या करेंगे? भस्म करने की क्रिया को मारण कहलाती है। तो क्या है? जो भी इसमें शोधितान लोह, धातवी, विमर्द, स्वरस आदि भी अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। लोह, धातु आदि द्रव्यों को वनस्पतियों के साथ स्वरस आदि से मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म करने की क्रिया को मारण कहते हैं। जो भस्म बनाने की क्रिया होती किसी लोह, धातु आदि द्रव्यों को किससे? वनस्पतियों के साथ मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा जो भस्म बनाई जाती है, उसमें अग्नि का भी संयोग होना आवश्यक है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मारण, ठीक है। ये हो गया मारण, ठीक है। ये है मारण।
अब भस्म की परीक्षा, या हम कहेंगे मृतलोह। मृतलोह क्या होता है कि जो मृतलोह होता है वो होता है किसी भी धातु, या इसे हम कहेंगे भस्म की परीक्षा या कहेंगे मृतलोह। तो क्या होता है, किसी भी धातु की भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच मलने से, तर्जनी और अंगुष्ठ के यानी कि फर्स्ट फिंगर और अंगुष्ठ का मतलब अंगूठे के बीच मलने से यदि वह भस्म अग्नि की रेखाओं में प्रविष्ट, यानी कि वो रेखाओं में, जैसे पाउडर होता है ना घर में, तो देखना कभी भी वो अंगूठे इनमें अंदर चला जाता है और बाहर ना निकला हो, तो ऐसे भस्म को मृतलोह कहते हैं। ऐसी भस्म को हम मृतलोह कहेंगे। ठीक है, ये हो गई मृतलोह। ठीक है, अब बात आ रही है लास्ट की पंचमृतिका। पंचमृतिका क्या होता है, इसमें 5 चीजें होती हैं कि ईंट का चूर्ण, घर की राख, वल्मीक, वल्मीक का मतलब होता है दीमक, मिट्टी, गरु या गैरिक और नमक। कौन क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो ईंट का चूर्ण होगा, फिर घर की राख होगी, लकड़ी आदि जलाने से जो प्राप्त होती है घर की राख, ठीक है, वो कहलाती है वल्मीक। ऐसा नहीं कि घर जला दो, घर की राख का मतलब हो गया जो भी लकड़ी को जलाने से, कागज़ को जलाने से या इन सब चीज़ों को जलाने से जो राख बनती है वो। वल्मीक यानी कि दीमक जो लग जाती है वो, मिट्टी, गेरू, गैरिक और नमक, ये कहलाता है क्या, पंचमृतिका। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज ये टॉपिक परिभाषा प्रकरण पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलेंगे यंत्र के साथ।